उठा दो आरजे1। अनम्यूट करो ना ऊपर। अरे म्यूट है ऊपर से, देखो ना। खुद एजेंसियां करती है, देखने वाली बात। अरेस्ट किया है और इस समय ये लगभग 7 दिन की हमारी अग्रिम रिमांड पर है। लता मंगेशकर की आवाज आ रही है। अरे नहीं ऐसे संगठन जो कि प्रतिबंधित हैं उनके संपर्क में होना और मैम आवाज आ रही है। ऐसी कुछ बातें जो बताएंगे वो राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालते हैं उनको मद्देनजर नहीं आ रही। एक बार इस लेडी के एक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया और कई दिनों की जो इसके ऊपर नज़र थी उसके बाद पूछताछ की गई है। इनके डिजिटल डेटा को इन्होंने काफ़ी हद तक इरेज किया, उसको भी रिट्रीव करेंगे, उससे और स्टैब्लिश बाकी। लेकिन हाँ, इसमें जैश मोहम्मद का नाम है। डिजिटल जाल कैसे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, यह आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में बैठे हैं यहां पर किस तरह से अपना जाल बिछा रहे हैं। इंडियन न्यूज के कुछ सवाल है दर्शकों और उसके बाद मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या डिजिटल ब्रेन वॉशिंग आतंकवाद का नया और सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है? बहुत अहम सवाल है। जी हां, अगला सवाल, क्या आतंकी संगठन अब हथियारों से ज्यादा, जी हां हथियारों से ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए जंग लड़ रहे हैं? ये साइबर आतंकवादी जंग है, साइबर टेरर फैला रहे हैं। इसके अलावा अगला सवाल, क्या प्रेम जाल, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के जरिए आतंकी नेटवर्क से जोड़ना जैश ए मोहम्मद की नई साजिश है? जो हाइब्रिड टेररिज्म चल रहा है ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा है दर्शकों। सवाल अगला, क्या महिलाओं के दम पर हिंदुस्तान में स्लीपर सेल का जाल बिछाना चाहते हैं आतंकी? उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनसे कलमा पढ़वाते हैं, उनका धन परिवर्तित कराते हैं और प्यार के जाल में इश्क में फंसाकर आतंकवादी गतिविधि कराते हैं। सवाल नंबर अगला, आतंकवादी की जो महिला विंग है भारत में कहां-कहां पैठ बनाई है इन्होंने और कितनी महिलाएं इनकी रडार पर हैं, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उनके जरिए सब कुछ समझेंगे। लेकिन डिजिटल लव जिहाद दर्शकों क्या है जरा वो समझा देता हूं। जी हां, किस तरह से ये फैल रहा है। खुलासा नंबर 1, राजस्थान एटीएस ने जयपुर से संदिग्ध महिला आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर दर्शकों, यही वो जिहादी महिला है। अगला खुलासा क्या किया एटीएस ने, किस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। पति से अलग रह रही महिलाओं से पाक आतंकवादी संपर्क साधते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ऑनलाइन उनसे मुलाकात और उनसे वीडियो चैट्स के जरिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं। खुलासा नंबर 3 जो एटीएस ने किया है, सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप से बबीता से कांटेक्ट में था ये आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठ के इसका हैंडलर जो इसको हैंडल कर रहा था। जी हां, अगला खुलासा जो एटीएस ने किया अपनी इन्वेस्टिगेशन में, भारत विरोधी और कट्टरपंथी वीडियो दिखाकर बबीता का ब्रेन वॉश किया जाता था। दर्शकों, ये महिला ब्रेन वॉश थी और यहां से सारी खुफिया जानकारी ये पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भेज रही थी। खुलासा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी मौलाना ने इसका धर्मांतरण कराया, ऑनलाइन कलमा पढ़वाया और बबीता धाकड़ से ये खदीजा बन गई। जरा सोचिए कैसे इस महिला का ब्रेन वॉश कर आतंकवादी गतिविधि अंजाम देने की फिराक में थे आका पाकिस्तान में बैठे। अगला खुलासा क्या है दर्शकों, अबू उबैदा नाम के आतंकी से बबीता उर्फ खदीजा ने ऑनलाइन निकाह भी कर लिया। जरा सोचिए कितना घृणित कार्य है, सुनकर पढ़कर भी आपको घृणा हो जाएगी इस पूरे मामले में। खुलासा नंबर 7, नेपाल के रास्ते बबीता को पाकिस्तान बुलाने के लिए उबैदा ने पूरी साजिश रची, उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहा था और वहां उसको सऊदी से पाकिस्तान बुलाने की प्लानिंग थी। अगला खुलासा क्या है, बबीता को पाकिस्तान बुलाने के लिए अबू उबैदा ने क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खुलवाया था जहां पर वो पैसे की लेन देन कर सके। जी हां, जरा सोचिए कि कितना डिजिटली ये इतने अवेयर है ये आतंकवादी संगठन, किस तरह से इन्होंने एक लेडी स्लीपर सेल तैयार किया। अब जरा लेडी स्लीपर सेल का चक्रव्यूह क्या है, एटीएस के रडार पर कितने आतंकी, जरा वो समझिएगा। 3 से 4 महीने से बबीता की एक्टिविटी को एटीएस ट्रैक कर रही थी। जी हां, ये अचानक नहीं हुआ, काफी दिनों से एटीएस इसकी गतिविधि को ट्रैक कर रही थी। खुलासा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, व्हाट्सएप समेत कई सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकी संगठनों से बबीता जुड़ी हुई थी और लगातार इसे ट्रैक कर रही थी एटीएस। जी हां, खुलासा नंबर 3 जो लेडी स्लीपर सेल के चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ा है एटीएस ने, एंटी टेरर स्क्वाड ने। दुनिया धोखेबाज नाम से बबीता और खदीजा ने एक फेसबुक अकाउंट बनाया था, उस पर यह पोस्ट किया करती थी और इसी अकाउंट को लगातार एटीएस ट्रैक कर रहा था दर्शकों, जिसके बाद इसके वेयरअबाउट्स के बारे में पता चला। खुलासा नंबर 4 क्या है, फेसबुक प्रोफाइल में लगाई गई हथियारों की तस्वीरें, जैश ए मोहम्मद का झंडा लगाया बबीता ने और वहीं से इस पर शक गहराया और उसके बाद एटीएस ने इसे ट्रैक किया, धर दबोचा। खुलासा नंबर 5,
जैश की महिला विंग जमातुल मुमिनात से बबीता उर्फ खदीजा का संबंध है। यानी जैश की जो महिला विंग है, जी हां, आपको याद होगा जो लाल किले पे धमाका हुआ था उसमें लखनऊ में एक डॉक्टर पकड़ी गई थी, वो भी महिला स्लीपर सेल ही थी। अगला खुलासा, व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नंबर से चैट और कॉल के पुख्ता सबूत एटीएस को मिले हैं, जिसके बाद यह बिल्कुल तय हो गया था कि किस तरह से यह भारत में रहकर साजिश रच रही थी। खुलासा नंबर 7 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बबीता के मोबाइल में जैश ए मोहम्मद कमांडर कारी जरार के नेटवर्क से जुड़े नंबर्स मिले हैं और उसके बाद यह पूरा चक्रव्यूह एटीएस ने तोड़ा और समझ लिया। खुलासा नंबर 8 दर्शकों, जम्मू कश्मीर के 2016 के नगरोटा सेना शिविर हमले का आरोपी है कारी जरार, जिसके संपर्क में बबीता उर्फ खदीजा थी। जी हां, इसके अलावा नवा खुलासा जो एटीएस के रडार पर आतंकवादी थे, किस तरह से स्लीपर सेल का चक्रव्यूह तोड़ा है। जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के साले उस्ताद गौरी से जुड़े लोगों के भी कांटेक्ट मिले हैं। यानी इस महिला के तार कितने गंभीर और कितने बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ थे। 10वां और अहम खुलासा, 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरणकर्ताओं में शामिल था गौरी। तो सोचिए, ये इतना खतरनाक आतंकवादी जिसके संपर्क में बबीता, जिसने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम खदीजा रख लिया, ये महिला विंग की, जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की सरगना थी और इसके जरिए ही सारा काम यहां भारत में आतंकवादी संगठन कराने और करने की कोशिश कर रहे थे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े दर्शकों और उनके जरिए इस पूरे मामले को समझेंगे। एनके सूद साहब मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी। जैन सर, वेरी 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 थैंक यू टू कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर मोहित शर्मा इज विथ मी, मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबके पहले सूद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस महिला के कांटेक्ट पाकिस्तान के दर्जन भर आतंकवादी संगठनों थे सर, और ये चूंकि परिवार से अलग रह रही थी, साइकोलॉजिकली इसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद यहां पर आतंकवादी घटनाएं कराने के लिए इसको ट्रेन किया जा रहा था। महिला विंग जो जैश ए मोहम्मद की थी सर, उसकी बहुत बड़ी ये किंगपिन थी भारत में। जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि इस लड़की को बुलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और इसको वहां पे स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात थी और उसके बाद इसको इंडिया के अंदर इंचार्ज बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी और लेडीज के द्वारा उसको ये अंजाम दे इंडिया के अंदर, और यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश चल रही थी पाकिस्तान की। आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना जो लेडीज का विंग है उसको खड़ा करने की कोशिश की थी, जो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, और उसी के ऊपर इसको काम किया जा रहा था। स्पेशली पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और जो अकेले लोग होते हैं, जो या लोनली लोग होते हैं, उनको स्पेशली कोशिश करते हैं अपने जाल में फंसाने की और बाद में उनको पाकिस्तान बुला करके ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। वैसे कोशिश पहले थी कि इसको यहीं रखा जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि ये इंडिया के अंदर जो इनके लेडीज विंग है उसके अंदर काम करके हमारे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करे, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उनके लोगों को यहाँ भेजा जाए इंडिया के अंदर। उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान पे कुछ एक्शन ले सकता है और इसलिए पाकिस्तान इंडिया के अंदर अपने सेल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान अपनी साजिश कर सके और इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। यही पाकिस्तान का एजेंडा चल रहा है शुरू से, लेकिन आज पाकिस्तान और ज्यादा ऑफेंसिव हो चुका है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से इंडिया के अंदर ही अपने लोगों को इकट्ठा करने की, यहाँ पैदा करने की, साथ में यहाँ पे इंडिया को दहला देने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। डॉक्टर मोहित, ज्यादातर मौकों पे हमने देखा है, जो केस स्टडीज हम देखते हैं मीडिया में, कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाता है धर्म के नाम पर। बहुत सारी वीडियोस उनको दिखाए जाते हैं, बहुत सारी घटनाओं में उनको बताया जाता है कैसे हिंदुस्तानी सरकार और यहाँ की सेना कई गलत छवि दिखाई जाती है युवाओं को, जो ज़्यादातर कश्मीर में और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं। इसके अलावा सर एक चीज़ और भी देखी गई, जो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनका डिवोर्स हो गया है या जो महिलाएं समाज विहीन हो गई हैं, जो वीडियोज़ हैं, उन महिलाओं को भी टारगेट ये करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज के लिए सर क्या किया जाए ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और महिलाएं ब्रेन वॉश ना हो पाए, और ये करते कैसे हैं सर, जरा समझाइएगा। सर यू आर ऑन म्यूट डॉक्टर मोहित। देखिए, जो ये मामले हैं धर्म परिवर्तन के संबंध या राष्ट्रविरोधी तरीके से देखी जाने चाहिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को भी बहुत समझना जरूरी है। कट्टरपंथ जो संगठन है ये अक्सर उन व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं जो भावनात्मक रूप से अकेले हों, असंतुष्ट हों अपने जीवन में और अपनी पहचान या आइडेंटिटी से संकट में गुजर रहे हैं जी, और लाभ की एक्चुअली तलाश कर रहे होते हैं
और सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड जो एप्स चल रही हैं उसके में ये प्रक्रिया आसान बन जाती है कि जो कट्टरपंथी लोग होते हैं उनको धीरे धीरे उनकी सोच को प्रभावित कर पाते हैं। ये कोई मानसिक रोग का डॉक्टर मोहित, आपके पास कोई स्पीकर ऑन है, शायद आप स्पीकर अपना म्यूट कर लें, आपकी आवाज इको कर रही है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ये ग्रूमिंग, ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे काम करती है और उन लोगों को डॉक्टर मोहित, आपके पास कोई स्पीकर ऑन है क्या? आपकी आवाज इको कर रही है, आप स्पीकर बंद कर दें। मोबाइल का स्पीकर ऑन है या जिसका भी, आप प्लीज बंद करें। ठीक है, प्लीज प्लीज गो अहेड डॉक्टर साहब, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर मोहित प्लीज गो अहेड सर, बताएं। देखिए ऐसी प्रक्रिया में हमें ऐसी परिस्थिति में देखना चाहिए कि जो भी सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं उन्हें जोड़ के रखे जाए। परिवार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें जब लोग परिवार से जुड़ाव होता है तो ये बाहर उतना अपना जुड़ाव नहीं ढूंढते, है ना? तो इसमें इस तरीके की हमें हमें देखना चाहिए कि ठीक है डॉक्टर मोहित, आपका ऑडियो करेक्ट करा रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ इको गोइंग ऑन इन योर वॉइस। सूद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, तब तक डॉक्टर साहब का ऑडियो ठीक कराते हैं। सर, ये ब्रेन वॉश कराते हैं, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ाते हैं, जो मैंने देखा है जब मैं कश्मीर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया तो मैंने वहाँ देखा बहुत सारे लिटरेचर होते हैं, बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उनमें से 90% वीडियो फेक होते हैं सर, जो बाकायदा शूट किए जाते हैं इन बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट फेक बनाया जाता है, सेना की छवि को गलत दिखाते हैं, गवर्नमेंट की, सरकारों की छवि को गलत दिखाते हैं। आपने सर बहुत सारे ऑपरेशंस लीड किए इस तरह के, इसका सोल्यूशन क्या है सर, कैसे इसको ठीक किया जाए? सर देखिए, पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, आप इन चीजों को प्रॉपरली रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आज हम जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी हमारी एजेंसी सोशल मीडिया पे वॉच रख रही हैं, ऐसे लोगों पे वॉच रख रही हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि ब्रेन वॉश करने की, उन पे ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जब तक पाकिस्तान रहेगा काम चलता रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा, जिस टाइप का इस्लाम पाकिस्तान शो करता है, ये काम चलता रहेगा। लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा और अपने लोगों को बताना पड़ेगा। स्पेशली ये देखते हैं कि कौन से लोग अकेले हैं। जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर इन्होंने वो लड़की चुनी जिसका डाइवर्स होने वाला था, अलग रहती थी अपनी फैमिली से। इससे पहले भी आपने देखा ज्योति मल्होत्रा को इन्होंने टारगेट किया था, जिसने शादी नहीं की थी। तो अकेली रहने वाली लड़कियों को स्पेशली टारगेट करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना काम करते हैं। और देखिए, इसके ऊपर रोक लगाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बेसिकली हमारा यही काम है कि हम अपने बच्चों को बताते रहें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, या इस्लाम किस तरीके की नई साजिश कर रहा है इंडिया के खिलाफ। इसके सिवाय मुझे लगता है कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम अपने अगर अलर्ट हैं तो ऐसे जब केस होते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं, उनको जब जेल में भेजते हैं तो ये काम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर ये लड़की कल जेल से बाहर भी आ जाएगी, फिर लगता है कि ऐसे काम करेगी, क्योंकि इनके इस टाइम पे ऐसी चीजें मतलब टोटल तरीके से इन्होंने कर दिया। और ये लोग जब तक अपनी फैमिली के साथ अटैच रहेंगे तब तक इन लोगों को संभाल सकते हैं, लेकिन फैमिली से अलग होने के बाद इनको संभालना एक हिसाब से काफी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी एजेंसी अलर्ट है, और जिस तरीके से इस लड़की को पकड़ा, बबीता को किया है, जिसको ये रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और एक्चुअली क्या है कि आजकल जो सोशल मीडिया है ये बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है, फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है, डबल इसके इफेक्ट होते हैं। लेकिन अब ऐसी चीजें तो कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी एजेंसीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी। सर, ये एक हाइब्रिड फॉर्मेट आया है आतंकवादियों का कि यंगस्टर्स को दे देते हैं हथियार। ये बच्चे कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, कोई परचून की दुकान चलाता है, कोई फ्रूट का बिजनेस करता है, वो अचानक निकालते हैं अपने वेपन्स को, सेना पर फायर करते हैं, उन्हें मार देते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं या तो खुद को भी शूट कर लेते हैं। एक ये टेरर मॉड्यूल देखा गया। दूसरा, महिलाओं को क्या सर ब्रेन वॉश करना ज़्यादा आसान होता है, महिलाओं को बरगलाना ज़्यादा आसान है? क्योंकि अब मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स जो स्टडी की हैं उसमें मैंने देखा कि बच्चों से ज़्यादा फोकस अब महिलाओं पर है। कॉलेज जाने वाली महिलाएं, वीडो महिलाएं, या जो प्रोफेशनल्स हैं, मुस्लिम डॉक्टर्स हैं या मुस्लिम जो प्रोफेसर्स हैं महिलाएं, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। बैंकों में काम करने वाली जो बड़े पदों पर या मैनेजमेंट के बड़े पदों पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको भी टारगेट कर रहे हैं ये आतंकवादी अब। देखिए, एक्चुअली क्या है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो उस पर कोई ज्यादा शक नहीं करता। लड़का जाएगा, आप भी जाएगा, तो नेचुरली उस पर लोग शक भी कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन अगर महिलाएं होती हैं तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कहीं भी जाना। जैसे ज्योति मल्होत्रा की बात करें, ज्योति मल्होत्रा अपना यूट्यूब पे चैनल चलाती थी, उसके बाद इसको कहा यहाँ भी चले जाओ। लेकिन एक तो उनको लालच देते हैं पैसे का, दूसरे साथ तरफ इनका एक और कोशिश होती है क्योंकि इनकी लोनलीनेस है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो महिलाओं को देखिए, हर एक चीज के अंदर महिलाएं तो आजकल काफी यूजफुल रोल प्ले कर रही है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है।
लेकिन मेन ये होता है कि महिलाएं जो स्पेशली प्रताड़ित की जाती हैं अपने फैमिली के द्वारा, या उनका फैमिली में कोई इंटरेस्ट कम हो जाता है, उन्हीं को कोशिश करते हैं टारगेट करने की। और यही देखा जाता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको इजीली ये टारगेट कर सकते हैं। एक जैसे बच्चों को इसलिए टारगेट कर सकते हैं कि उनका अभी मानसिक संतुलन बैठा नहीं होता या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बच्चों को भड़काना बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके लेडीज को भी फंसा लेते हैं ऐसी को। लेकिन जिस तरीके से हमारी एजेंसी इस टाइम पे ध्यान से काम कर रही है, सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर रही है, सोशल मीडिया पे बात रख रही है, तो जब ऐसे लोग केस पकड़े जाते हैं तो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है। जो बाकी लोग शिफ्ट होने वाले हैं उसी तरफ पे इनको कंट्रोल किया जाता है। आपको ये भी होगा कि आईएसएस के लोग भी लेडीज को स्पेशली टारगेट करते हैं, फिर लेडीज को टारगेट करके उनको यूज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और बाद में जब तक समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। ऑलराइट, डॉक्टर मोहित मेरे साथ हैं। डॉक्टर मोहित, जिस तरह से ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी हैंडलर्स, क्या सेना को, पुलिस को भी, और जो हमारी एजेंसीज हैं उनको भी इस तरह के साइकेट्रिस्ट क्या हायर करने का वक्त आ गया है कि वो भी बड़े पैमाने पर मॉनिटर करें, लोगों से बात करें? क्योंकि ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे, किसको ब्रेन वॉश करेंगे, ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। और पुलिस हर आदमी को ट्रैक नहीं कर सकती, हर फोन कॉल, हर चैट, हर व्हाट्सएप मैसेज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च या साइकोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो, डॉक्टर मोहित? देखिए, डेफिनेटली जो ऐसे मामले पहचान में आते हैं उनमें सिर्फ गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। हमें 3 स्तरों पे काम करना पड़ेगा। पहले कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को जल्दी पहचानने की प्रक्रिया, जिसमें हम डिजिटल एक्सपर्ट्स का मदद ले सकते हैं। दूसरा, परिवार और समुदाय को पता लगे कि चेतावनी संकेत क्या है, उसके प्रति जागरूक करना कि अगर उनके घर में कोई बाई चांस व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके संकेत क्या है। और तीसरा कि जिन लोगों को प्रभावित किया जाता है उनके लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था बहुत जरूरी है। कट्टरपंथी जो नेटवर्क अक्सर भावनात्मक अकेलापन, पहचान के संकट से गुजरने वाले लोग और सामाजिक अलगाव वाले जो लोग होते हैं उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सहायता, स्वास्थ्य सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रोवाइड करना, और परिवार के भीतर खुला संवाद लोगों के बीच में आए, ये बहुत जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई जरूरी है, लेकिन समाज में जो सामाजिक ढांचा है उसमें लचीलापन जितना ज्यादा आ रहा है वो थोड़ा सा ट्रबलसम है। उसमें संवाद जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर मानसिक रूप से कोई ट्रबल है तो उसको वो भी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। ऑलराइट, सूद सर, अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, इसमें देखा गया कि वो पूरी रिसर्च होती है इस तरह एक फैमिली के बारे में। ये कैसे पता चलता है, जैसे गाजियाबाद की कोई महिला है, बबीता नाम है, उसकी पूरी रिसर्च, पूरी हिस्ट्री इनके पास होती है कि फैमिली में कौन है, इसका डिवोर्स कैसे हुआ। इतना पेनिट्रेशन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, एजेंसीज को है कैसे हमारे देश में कि हम इसे ट्रैक हमारे यहाँ पे हैकर है जो ये भी काम करते हैं, और पाकिस्तान तो इस टाइम पे फुल टाइम पे यही काम कर रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे टेररिज्म फैलाया जाए। और इस लड़की को भी इस तरीके से ये इशरत जहान की तरह खड़ा करना चाहते थे। आपको एक और केस याद होगा माधुरी गुप्ता का, जो इंडियन हाई कमीशन में काम करती थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान वो अकेली थी, उसने शादी नहीं की थी, और उसको पाकिस्तान के लोगों ने फंसा लिया। फिर उससे ऑनलाइन शादी, वहां पे शादी भी कर ली, फिर उसको अपने सेक्स के स्कैंडल में इन्वॉल्व कर लिया। बाद में वो इन्फॉर्मेशन देने लगे वैसी के बारे में, पता चला तो उसको बाद में उसकी डेथ हो गई इंडिया के अंदर वापस आकर के। देखिए, ये लोग अकेलेपन का फायदा उठाते हैं, ये लोग कमजोरी देखते हैं। और इंटेलिजेंस का काम क्या होता है, जैसे हमने किसी को एजेंट बनाना है तो देखते हैं कि क्या ये अपने देश से नफरत करता है, क्या ये इसको पैसे चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, तो उन्हीं की चीजों को ध्यान रखते हुए उसको उसी तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का तो एजेंडा एक ही है, हिंदुस्तान के अंदर घुस करके हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करना, अपने देश के लिए काम करना और हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करना। ये पाकिस्तान फुल टाइम काम करता है। और देखिए पाकिस्तान क्या होता है कि पाकिस्तान के ऐसे के लोग वहां से रेगुलरली फोन किया करते थे इंडिया के अंदर। एक दिन में 100,000, 2,000, 50,000 फोन किया करते थे। हमारी जो एजेंसी से उनको ट्रैप करती थी, लेकिन कितने लोगों को आप ट्रैक कर पाएंगे? बहुत से फोन तो मिस हो जाते थे। फिर उसी के थ्रू 3-4 जो उनके लोग होते हैं उनको मैसेज देकर के उनके साथ कांटेक्ट करते थे, उनको कोशिश करते थे किसी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए अपने काम के अंदर, उनकी कमजोरी का फायदा उठा के। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आपको सारा कुछ मिल जाता है, हर एक अपनी इन्फॉर्मेशन, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। तो उसका पाकिस्तान फायदा उठा करके उसकी इन्फॉर्मेशन को कोलेक्ट करता है और उसको यूज करता है कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए, इसकी क्या कमजोरी है, और उसके बाद उसको अपने काम के लिए यूज करके
ये इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने की कोशिश करता है, और यही काम पाकिस्तान के आईएसआई का मेन काम है आजकल। डॉक्टर मोहित शर्मा, बहुत सारे सेशंस में ये देखा गया है कि जब बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, जो वयस्क नहीं होते बच्चे, जो आतंकवादी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जो ब्रेन वॉश होते हैं, उनको बहुत वक्त लग जाता है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और उतनी तरह बुरी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको सालों लग जाते हैं नॉर्मल होने में। तो उनके पास क्या टैक्टिक्स है, क्या तरीके हैं कि हमारे लोगों को उनके धर्म के खिलाफ, समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ वो 10-15 दिन के सेशंस में कर देते हैं? क्या उनके पास क्या इस तरह के टूल हैं, क्या इस तरह के उनके पास चीजें हैं? मैं इस बात से आपको वो कहूँ कि ये 10-15 दिन का वो नहीं है, ये लंबे टाइम से किया जाता है, और ये हर व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। ये उस व्यक्ति की भी अपनी मानसिक ट्रबल से वो गुजर रहा होता है, वो पहले से ही कुछ कारण उसके अंदर आपको दिखेंगे, जैसे कि परिवार में या समाज के साथ उसका अलगाव हुआ है, उसको खुद को पहचान का संकट है, भावनात्मक रूप से उसको उसका कहीं शोषण हुआ है, या वो इमोशनली ट्रबल्ड रहा है ओवर द टाइम। और ये ग्रूमिंग करने में ये कई बार महीनों या सालों भी लग जाते हैं। बहुत जल्दी में मतलब किसी से बात हुई और इमीडिएटली ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। वो उस पर्सन के साथ में कई बार, जैसे आप देखते हैं लव रिलेशनशिप में आता है, पहले उसमें उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनने लगता है, और उसके बाद वो अपनी बातें उसको और ज्यादा कि हम क्यों इस चीज में आए हैं, उसको जैसे वो साबित करता है कि हाँ ये काम करना कितना सही था मेरे लिए क्यों जरूरी हो गया था। तो दूसरा व्यक्ति भी उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगता है और सोचने लगता है हाँ ये व्यक्ति सही कर रहा है, और मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए या इसके जैसा ही बनना चाहिए। तो वो बंदा वो इंसान भी धीरे धीरे रेडिकलाइज होना शुरू हो जाता है, और पहले बहुत छोटी छोटी तरीके से उसकी मदद करता है, छोटी छोटी उसमें, और उसको लगता है कि हाँ मैंने मदद करके कुछ एक बड़ा काम किया है, मैंने जीवन में कुछ अचीव कर लिया है। और इसी तरह वो धीरे धीरे, बट वो कब वो ऑल छोटी राइट, परेशानी से ज्यादा बड़ी रेडिकलाइज्ड बन जाता है, तो मुश्किल आती ऑल है। राइट। डॉक्टर मोहित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सूद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे पीयू के, जहां पर अब उपद्रव बहुत बड़ा हो गया है, वहां के तांडव की डिटेलिंग जस्ट थोड़े से